Hello and welcome to the Remels Academy. In today's session, we'll discuss some important newspaper articles from 14 December 2022. For more study materials and updates, you may also join our WhatsApp group. We'll provide the link of the group in the description below. So this is the list of topics that we'll cover in today's session. Let's start. The first article for the day is about the Energy Conservation Amendment Bill of the year 2022. So the news says that recently the Parliament जो है उसने पास किया है the Energy Conservation Amendment Bill. So you should understand कि ये जो bill है, it is basically an amendment bill. ये नया bill नहीं है. It is trying to amend an already existing act. तो the already existing जो act है इसका नाम है Energy Conservation Act of the year 2001. ठीक है, तो 2001 का जो act है उसी को amend कर रहे हैं और इसे आगे भी आप कह सकते हो कि लास्ट 10 years पहले भी इसे अमेंड किया गया था इन द 2010 एंड फाइनली इसे वापस से अमेंड किया जा रहा है थ्रू दिस पार्टिकुलर बिल एंड दिस हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट रिसेंटली. ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखोगे तो ये जो अमेंडमेंट है दिस बेसिकली इंक्लूड्स सम चेंजेस सच एज इंसेंटिवाइजिंग द यूज ऑफ क्लीन एनर्जी बाय इशूइंग कार्बन सेविंग सर्टिफिकेट. तो यू शुड अंडरस्टैंड वन थिंग दैट ये जो एक्ट है दिस बिलोंग टू द पीरियड ऑफ 2001 और अभी का जो टाइम है 2022. तो इसमें देखिए बहुत वास्ट डिफरेंसेस इन द टाइम बिकॉज इन 2001 के टाइम में वी आर मोस्टली फोकसिंग ऑन जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम द एनर्जी. आप देखोगे फ्रॉम द sources mostly which are basically from the fossil energy sources. ठीक है, from the fossil fuel. लेकिन अभी के टाइम में we basically talk more about energy conservation now. ठीक है, तो 2022 में we have got targets like the Paris Climate Deal and then we also have the targets like the sustainable development goals of the UN. है कि नहीं, तो इसीलिए this has been trying to be amended so that we can like meet the new challenges तो विद रेस्पेक्ट टू द रिन्यूएबल एनर्जी. तो बेसिकली हम यहाँ पे जो बिल है इट इज मोस्टली फोकसिंग ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी और द नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज दैट हैव बीन डेल्ट विद थ्रू दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट. जैसे कि एग्जांपल आप दे सकते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ग्रीन हाइड्रोजन, देन बायोमास, इथेनॉल ब्लेंडिंग एंड ऑल्सो ग्रीन अमोनिया. तो दिस आर द एरियाज व्हिच हैज बीन फोकस्ड थ्रू दिस पर्टिकुलर बिल. तो इसी के बारे में हम बात करेंगे. तो एज आई वाज सेइंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल ऑफ द करंट ईयर, तो ये बेसिकली अमेंडमेंट है और ये जो अमेंड है तो ये किसे अमेंड कर रहा है, दिस इज बेसिकली अमेंडिंग द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ द ईयर 2001. तो पहले हम बात करेंगे अबाउट द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, उसके बाद हम मूव करेंगे टू द अमेंडमेंट, क्या क्या चेंजेस यहाँ पे लाए गए हैं. ठीक है, तो पहला यहाँ पे जो एस्पेक्ट है दैट यू शुड नो अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्ट ऑफ द 2001 इज दैट इट बेसिकली डील्स विद द एनर्जी एफिशिएंसी नॉर्म्स. ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर एक्ट है इट गिव्स द सेंटर, ठीक है, ये गिव्स द गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को बेसिकली पावर देता है टू स्पेसिफाई नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी फॉर अप्लायंसेस. तो जो भी हम यहाँ पे अप्लायंसेस हम यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए टीवी, रेफ्रिजरेटर्स एंड एसीज, तो इस तरीके का जो अप्लायंसेस है तो इनमें क्या क्या नॉर्म्स फॉलो करना होगा. नाउ दोस पर्टिकुलर नॉर्म्स बी स्पेसिफाइड बाय द सेंटर अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर एक्ट. ठीक है, एंड ऑल्सो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग्स विद द कनेक्टेड लोड ओवर 100 किलोवाट और अ कॉन्ट्रेक्चुअल डिमांड ऑफ मोर देन 15 किलोवाट एम्पायर. तो इस ये जो लिमिट है तो इससे अगर ज्यादा मान लीजिए कि कनेक्टेड लोड है तो उस केस में यहाँ पे सेंटर विल बी बेसिकली प्रोवाइडिंग और स्पेसिफाइंग सम काइंड ऑफ नॉर्म्स और गाइडलाइंस. The next important thing about this particular, or you can say perhaps the most important thing, is the establishment of a body. तो इस body का नाम है Bureau of Energy Efficiency. You must have heard about it, BEE कहा जाता है. तो ये जो Bureau of Energy Efficiency है, you should know that it is a statutory body. Now, why is it a statutory body? It is a statutory body because it was established under an act. तो कोई भी act के अंदर जो भी body यहाँ पे establish किया जाता है ना, उसी को statutory body कहा जाता है. और ये जो body है, it is a statutory body which acts under the Ministry of Power. ठीक है, और ये जो act है, this act established the Bureau of Energy Efficiency. The 2010 अमेंडमेंट मैंने बताया था कि लास्ट यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया था 2010 में. तो यहाँ पे जो अमेंडमेंट हुआ था दैट एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ द डीजी, दैट इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ द एनर्जी एफिशिएंसी. ठीक है, तो वहाँ पे जो डायरेक्टर जनरल है तो नॉर्मली यहाँ पे जब एस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 2001, उनका जो टेन्योर था इट वाज ओनली 3 years, बट बाद में जाके जो टेन्योर है इसे इंक्रीज करके इट वाज बीन मेड 5 years. ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे बात किया गया बॉडी एनर्जी ट्रेडिंग के बारे में. अब देखिए ट्रेडिंग किस तरीके से होता है. बेसिकली यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, स्पेसिफिकली द सेंट्रल गवर्नमेंट, you should know that it can issue energy saving certificate to those industries which consume less than their maximum allotted energy. So whenever you are trying to open or establish a kind of industry, तो आपको गवर्नमेंट क्या दे देगा, आपको यहाँ पे अलॉट कर देगा कि आप इतना एनर्जी आप कंज्यूम कर पाओगे. लेकिन मान लीजिए कि कोई अगर ऐसा इंडस्ट्रीज है जो कि which basically is taking some kind of measures or initiatives in order to save energy, तो उस केस में जो यहाँ पे लेस एनर्जी जो वो कंज्यूम कर रहे हैं ना, उसके लिए उनको दिया जाएगा सेविंग सर्टिफिकेट. और ये जो सेविंग सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट है वो बाद में जाके वो बेच भी सकते हैं, ठीक है। एज यू कैन सी दिस सर्टिफिकेट कैन बी सोल्ड टू कस्टमर्स हु कंज्यूम हायर। तो मान लीजिए कोई एक कंपनी बी है, तो जब कंपनी बी अगर उनका एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो एनर्जी कंज्यूम करने के लिए जितना भी ज्यादा, मतलब मान लीजिए कि जितना अलॉटेड है उससे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने के लिए उनको खरीदना पड़ेगा एनर्जी सर्टिफिकेट। तो बेसिकली यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे ट्रेडिंग हो सकता है। तो मान लीजिए अगर आप कम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, यू विल बी एट अ प्रॉफिटेबल पोजीशन, ठीक है, बाय थ्रू द मींस ऑफ एनर्जी ट्रेडिंग। नेक्स्ट हमें बताया गया अबाउट प्रोहिबिशन अंटिल कन्फर्म्स स्पेसिफाइड नॉर्म। तो जितने भी इंडस्ट्रीज हो गया या मान लीजिए जो भी अप्लायंसेस वगैरह है, नाउ इफ इट इज नॉट और इफ इट इज वायलेटिंग द नॉर्म देन इट विल बी यू कैन से द एक्ट आल्सो अलाउज द सेंटर टू प्रोहिबिट द मैन्युफैक्चर, सेल, परचेस और इंपोर्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर इक्विपमेंट, ठीक है, अनलेस इट कन्फर्म्स टू द स्पेसिफाइड नॉर्म्स इशूड 6 months 1 year बिफोर। तो यहाँ पे जितना भी सारा नॉर्म्स है जो सेंटर यहाँ पे प्रोवाइड करता है, जो भी गाइडलाइंस देता है, उनको फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो द सेंटर हैज द पावर टू प्रोहिबिट द मैन्युफैक्चर, सेल, परचेस और इंपोर्ट ऑफ सच पर्टिकुलर इक्विपमेंट। और नेक्स्ट यहाँ बताया गया अबाउट द पेनल्टी। अब देखिए कोई अगर कंज्यूमर है, कोई अगर मान लीजिए इंडस्ट्रियल ओनर है, अगर वो फॉलो नहीं कर रहे नॉर्म्स को, देन दे वुड बी हेल्ड ऑफेंस, यू कैन से कि दे वुड बी हेल्ड एज ऑफेंसिव एंड दे विल आल्सो बी लिवाइड पेनल्टी। तो पेनल्टी जो है वो डिपेंड होता है कि कितना ज्यादा वो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे कंज्यूमर्स हु यूटिलाइज एक्सेस एनर्जी विल बी पेनलाइज अकॉर्डिंग टू देयर एक्सेस कंजम्पशन। तो जितना ज्यादा कंजम्पशन है उतना ज्यादा उनको पेनल्टी भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट प्रपोज चेंजेस के बारे में कि इस एक्ट में ये जो अमेंडमेंट बिल है इसमें क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं। तो पहला हमें बताया गया अबाउट द शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अब मैंने आपको बताया था ना कि करेंटली वी आर डीलिंग विद द एस्पेक्ट विद द बर्न ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एज सच यू विल फाइंड हम हमेशा बात करते हैं अबाउट शिफ्टिंग टू क्लीनर और द ग्रीनर और यू कैन से टू द रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। हम यहाँ पे ट्राई करते हैं जितना हो सके वी आर ट्राइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स द रिन्यूएबल एनर्जी एंड एज सच यू विल फाइंड मैक्सिमम जो यहाँ पे जो प्रोविजंस है दोज आर डीलिंग with the renewable energy only, ठीक है। तो शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी अगर देखोगे तो डिफाइन द मिनिमम शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टू बी कंज्यूम्ड बाय इंडस्ट्रियल यूनिट्स और एनी एस्टैब्लिशमेंट। तो पहले देखिए गवर्नमेंट क्या करता था, कोई भी कंपनी को यहाँ पे अलाउ करता था एक मैक्सिमम यूनिट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी कंज्यूम, लेकिन अभी गवर्नमेंट क्या कर रहा है, मिनिमम बता देता है कि आपको इतना रिन्यूएबल एनर्जी आपको कंज्यूम करना ही होगा। गेटिंग माय पॉइंट, बी इट फ्रॉम द ग्रीन हाइड्रोजन, बी इट फ्रॉम द ग्रीन, आप कह सकते हो बी इट फ्रॉम द इथानॉल, बायोमास, तो जहां से भी हो तो बेसिकली दे हैव टू मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। एक मिनिमम परसेंटेज जो है इट हैज टू बी मेट फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी ओनली। उसके बाद इंसेंटिवाइजिंग फॉर क्लीन एनर्जी। तो इंसेंटिवाइजिंग यहाँ पे एफर्ट्स लिए जाएंगे टू यूज क्लीन एनर्जी बाय इशूइंग कार्बन सेविंग सर्टिफिकेट। सो दिस इज क्वाइट सिमिलर टू द पर्टिकुलर एक्ट ओनली, लेकिन यहाँ पे जितना भी आप कार्बन आप सेव कर रहे हो, आप जितना आप कम एमिट कर रहे हो तो उतना ही आपको यहाँ पे इंसेंटिव दिया जाएगा। एंड कंसिडरिंग द एडिशनल इंसेंटिव लाइक कार्बन क्रेडिट फॉर द यूज ऑफ क्लीन एनर्जी टू ल्यूर द प्राइवेट सेक्टर टू क्लाइमेट एक्शन। नाउ यू शुड अंडरस्टैंड जो ये प्राइवेट सेक्टर है ना, दे हार्डली आर कंसर्न विद द क्लाइमेट और विद द एनवायरमेंटल एस्पेक्ट। व्हाई? बिकॉज प्राइवेट कंपनीज आर मोस्टली concerned with their own profit, है कि नहीं। तो इसीलिए अब उनको क्या किया जाएगा, अगर मान लीजिए कि दे आर द प्राइवेट कंपनीज आर आल्सो यूजिंग द क्लीनर एंड द ग्रीनर एनर्जी सोर्सेज, देन दे वुड आल्सो बी गिवन सम काइंड ऑफ बेनिफिट सो दैट दे आर आल्सो लाइक दे टेकिंग इनिशिएटिव टू शिफ्ट टुवर्ड्स द एक्शन ऑफ द क्लाइमेट चेंज। राइट, उसके बाद बताया गया अबाउट स्ट्रेंथनिंग रिलेटेड इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर जितने भी सारे इंस्टीट्यूशंस है और दे वुड बी बेसिकली फॉर एग्जांपल ये जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है तो इनको स्ट्रेंथन किया जाएगा। और मैंने बताया था कि स्ट्रेंथन करने के लिए एक यहाँ पे चेंजेस ये लाया गया है कि जितने भी मेंबर्स है तो मेंबर्स में यहाँ पे नंबर्स को इंक्रीज कर दिया जाएगा सो दैट जो यहाँ पे ब्यूरो है इट कैन वर्क इन एन एफिशिएंट मैनर। उसके बाद प्रमोटिंग ग्रीन एनर्जी, ठीक है। तो फैसिलिटेटिंग द प्रमोशन ऑफ ग्रीन एनर्जी एज एन ऑल्टरनेटिव टू द फॉसिल फ्यूल्स यूज्ड बाय द इंडस्ट्री। तो क्लीन हम यहाँ पे बहुत भी आप देखोगे वी हैव गॉट अ प्लान कॉल्ड द नेशनल हाइड्रोजन मिशन, ठीक है। तो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू शिफ्ट और वी आर ट्राइंग टू जनरेट एज मच ग्रीन हाइड्रोजन एज पॉसिबल व्हिच कैन बी यूज्ड एज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन को एंड ऑल्सो एप्लीकेबिलिटी टू रेसिडेंशियल बिल्डिंग। तो पहले के केस में मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे एक्ट था ऑफ 2001 इट वाज मोस्टली डीलिंग विद द इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम में आपको पता होगा कि द एनर्जी जो है ये बस इंडस्ट्री से कंज्यूम नहीं करता। यू विल फाइंड अ नंबर ऑफ हाउसिंग कॉलोनीज होते हैं, यू विल फाइंड अ नंबर ऑफ टाउनशिप होते हैं जो बहुत सारा एनर्जी यूज करते हैं फॉर दैट एसीज हो गया या मान लीजिए फॉर दैट व्हाटएवर एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो इस केस में यहाँ पे जो टारगेट है या आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये जो अमेंडमेंट है दिस अमेंडमेंट विल आल्सो ब्रिंग द रेसिडेंशियल बिल्डिंग टू इट्स परव्यू। फॉर एग्जांपल द टाउनशिप हो गया, उसके बाद जो कॉलोनीज हो गया,
they would be also be taken under this particular bill only. So including larger residential building under energy conservation standard to promote sustainable habitats. तो currently आप देखोगे only large industries अभी के टाइम में, मतलब इससे पहले amendment से पहले यहाँ पे बस large industries ही था and then building आता था, but अभी residential building housing colonies, now this will also be coming under the purview of Energy Conservation Act. तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के बारे में, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्पस देखिए यही है कि करेंटली द वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट इज डीलिंग द बर्न ऑफ द क्लाइमेट चेंज, द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू टैकल द मीनिंग्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, और इसीलिए हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं टू मूव टुवर्ड्स अ क्लीनर, ग्रीनर एंड यू कैन से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. ठीक है, तो इसीलिए ताकि जो फॉसिल फ्यूल है उस पर डिपेंडेंसी हम कम कर सके, दिस इज द रीजन व्हाई वी आर ब्रिंगिंग अबाउट दिस अमेंडमेंट. एंड मोस्टली यू नो दैट इंडिया इज ऑलरेडी कमिटेड इन द नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म, फॉर एग्जांपल लाइक अकॉर्डिंग टू द पेरिस क्लाइमेट डील, और उसके बाद आप देखोगे द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. तो इसी के कारण यहाँ पे अमेंडमेंट लाया गया है. तो पहला में बताया गया टू रिड्यूस इंडियाज पावर कंजम्पशन वाया फॉसिल फ्यूल एंड देयर बाय मिनिमाइज नेशंस कार्बन फुटप्रिंट. ठीक है, तो इंडिया का माना जाता है कि मैक्सिमम जो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, एनर्जी रिक्वायरमेंट है, इट इज एक्चुअली मेट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, बट फॉसिल फ्यूल यू अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉन रिन्यूएबल, ऑलराइट, इट इज अ कन्वेंशनल वे. तो इसीलिए ताकि वी कैन सेव द एनवायरमेंट, वी कैन सेव द नेचर, दिस इज द रीजन व्हाई वी आर बेसिकली ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट सम अमेंडमेंट टू डेवलप इंडियाज कार्बन मार्केट एंड बूस्ट द एडॉप्शन ऑफ क्लीन टेक्नोलॉजी. आई टोल्ड यू अबाउट द कार्बन मार्केट के बारे में, किस तरीके से ट्रेडिंग किया जाता है, थोड़ी सेविंग आप कह सकते हो कि बेसिकली अलाउज फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द कार्बन एमिशन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग ग्लोबल एमिशन. ठीक है, एंड आल्सो टू मीट इट्स नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस एज मेंशन्ड इन द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट बिफोर इट्स 2030 टारगेट डेट. ठीक है, तो पेरिस क्लाइमेट में मैंने बताया था कि जो भी यहाँ पे कमिटमेंट्स है, तो आप देखोगे पेरिस एग्रीमेंट जो इट वाज बेसिकली साइंड एंड इट केम इनटू इफेक्ट इन 2016 में आया था. एंड इंडिया आल्सो इट रिवाइज्ड द नेशनली जो यहाँ पे एनडीसीज हम कहते हैं, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, इंडिया ने अपडेट किया था at the COP26 of the summit. ठीक है, जो लास्ट ईयर का जो समिट था COP26 which was held in Glasgow में, तो वहां पे इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने एक्चुअली अपडेट किया था अपना जो भी टारगेट्स है. तो दिस वर एक्चुअली द 5 pledges that the Prime Minister on behalf of India had made. ये किस तरीके से we would be like taking our part to meet the goals of the Paris Climate Agreement. India is committed to reducing the carbon intensity of its economy by 33 to 35% by 2030. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे जो टारगेट्स था, दिस वाज एक्चुअली बिफोर द ईयर 2021, लेकिन करंटली अपडेट हो चुका है. एंड मेक श्योर कि आप ये जो 5 टारगेट्स है काइंडली याद कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है. एंड ऑल्सो इंडिया इज ऑल्सो प्रॉमिस टू अचीव ओवर 40% ऑफ इट्स पावर जनरेशन फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी सोर्सेज बाय 2030. तो पहले हमने यहाँ पे 40% कहा था, लेकिन लास्ट ईयर हमने इसे अपडेट करके वी हैव कमिटेड कि इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. पहले 40 था, लेकिन लास्ट ईयर हमने इसे 50 कर दिया है. इंडिया हैज कमिटेड टू क्रिएटिंग एन एडिशनल कार्बन सिंक फॉर 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन सिंक यू अंडरस्टैंड, मैंने आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज में बताया है कि कार्बन सिंक इज नथिंग बट द फॉरेस्ट और द वाटर बॉडीज व्हिच बेसिकली एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे एब्जॉर्ब करने के लिए बनाया जाता है कार्बन सिंक. तो India is also taking initiative to increase the forest cover and also the tree cover so that they act as efficient carbon sinks. तो इसी टॉपिक के बेसिस पर एक पुलिस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज आंसर द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ श्री अरबिंद घोष. नाउ ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम फ्रॉम आवर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. तो यहाँ पे ही हैज बीन द न्यूज बिकॉज रिसेंटली द इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज पार्टिसिपेटेड इन द प्रोग्राम कमेमोरेटिंग द श्री अरबिंद घोष's 150th बर्थ एनिवर्सरी इन पुडुचेरी अंडर द एजिस ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव. तो इसी के बारे में हम बात करेंगे, इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशंस है, इनका क्या क्या अचीवमेंट है, उनके बारे में हम बात करेंगे. तो विल जस्ट हैव अ लुक इनटू the life of Shri Aurobindo Ghosh. It has been taken from the Press Information Bureau and it can be important from GS paper 1 modern Indian history point of view. अब अगर हम बात करेंगे, this is you can see in the picture it is of Shri Aurobindo Ghosh. Now it was his Shri Aurobindo Ghosh's 150th birth anniversary. तो देखिए birth anniversary जो था it was actually on 15th of August, but क्योंकि 15th of August was the Independence Day, तो इसीलिए we are celebrating it at this point of time. The PM has released a commemorative coin and also a postal stamp in honor of Shri Aurobindo Ghosh. Now if you look at the
द लाइफ ऑफ श्री अरविंद घोष. So he was born in 15th of August 1872 in Calcutta में, ठीक है. He was a yogi, a seer, philosopher, poet and Indian nationalist who propounded the philosophy of divine life on earth through spiritual evolution. तो अगर आप देखोगे ये जो स्पिरिचुअल जो एस्पेक्ट है उनके लाइफ, तो अपार्ट फ्रॉम इट ही वाज आल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग, यू विल फाइंड एन इंडियन नेशनल लीडर, जो कि ही कंट्रीब्यूटेड अलॉन्ग विद द लीडर्स लाइक लाल बाल पाल. इनके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है. तो अरविंद घोष जो प्रैग्मेटिक स्ट्रेटजीज है टू गेट रिड ऑफ ब्रिटिश रूल मार्क्ड हिम एज द प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है. उनको प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कहा जाता है बिकॉज ही यूज्ड अ वेरी, आप कह सकते हो कि ही एक्चुअली इंप्लीमेंटेड अ काइंड ऑफ अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच और प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी टू गेट रिड ऑफ द ब्रिटिश रूल. एजुकेशन के बारे में अगर आप बात करेंगे, एजुकेशन बिगैन इन द क्रिश्चियन कन्वेंट स्कूल इन दार्जिलिंग में स्टार्ट हुआ था, एंड ही एंटर्ड द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज वेयर ही बिकेम प्रोफिशिएंट इन 2 क्लासिकल एंड सेवरल मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस. इन 1892 ही हेल्ड वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट इन बड़ौदा. ही वाज बेसिकली वर्किंग इन बड़ौदा, जहां से उन्होंने अपना जॉब क्विट करके ही ज्वाइंड द इंटरनेशनल मूवमेंट एंड आल्सो ही वाज वर्किंग इन कलकत्ता. ही बिगैन, ये जो बड़ौदा है, यू शुड नो, इट इज अ प्लेस, इज अ सिटी इन गुजरात. ही बिगैन द स्टडी ऑफ योगा एंड इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग क्लासिकल संस्कृत. तो अगर हम उनका बात करेंगे अबाउट हिज पार्टिसिपेशन, अबाउट हिज कंट्रीब्यूशन, अबाउट हिज अचीवमेंट इन द इंटरनेशनल मूवमेंट में, तो ही वाज एक्चुअली प्रोमिनेंट इन द पीरियड फ्रॉम 1902 से लेकर 1910 में. ही पार्टुक इन द स्ट्रगल टू फ्रीडम, टू फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिशर्स. तो देखिए यहाँ पे जो पीरियड है, स्पेशली फ्रॉम 1905 से लेकर 1910 या उसके बाद भी, तो ये जो फेज है इसे कहा जाता है एक्सट्रीमिस्ट फेज, ठीक है. तो यू विल नो दैट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस इन द ईयर 1885, तो यहाँ पे 2 फेज होता है प्रोमिनेंट. एक हो जाता है आपका मॉडरेट फेज और एक हो जाता है आपका दिस एक्सट्रीमिस्ट फेज. तो मॉडरेट फेज में देखिए क्या होता है, द पीपल वर बेसिकली बिलीविंग इन प्रेयर्स, देन पिटिशन एंड प्रोटेस्ट, ठीक है. लोग यहाँ पे मासेस के ऊपर बिलीव नहीं करते थे. यहाँ पे जो मूवमेंट दैट इज लिमिटेड टू अ फ्यू सेक्शन ऑफ पीपल ओनली, ठीक है. तो और यहाँ पे जो कांग्रेस के जो लीडर्स थे, दे वर मोस्टली टेकिंग पार्ट इन द मॉडरेट फेज. तो उसके बाद लेकिन जब यहाँ पे बंगाल पार्टीशन हो जाता है ना, देन इट बेसिकली बंगाल पार्टीशन इट रिवील्स द वीक नेचर ऑफ द मॉडरेट फेज. तो उसमें उसके साथ यहाँ पे इमर्जेंस होता है ऑफ सम ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, फॉर एग्जांपल लाला लाजपत राय, फॉर एग्जांपल आप देखोगे यहाँ पे वी कैन टॉक अबाउट बाल गंगाधर तिलक एंड ऑल्सो अरविंद घोष वाज वन ऑफ देम, ठीक है. द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1995 इट प्रोवोक्ड अरविंद घोष टू लीव हिज जॉब इन बड़ौदा. एज आई टोल्ड यू, वो पहले जॉब कर रहे थे, वो छोड़ के ही बिकेम अ पार्ट ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड प्लंज्ड इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट. ही एडिटेड द पैट्रियोटिक जर्नल वंदे मातरम, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ही इज लिटरेरी वर्क्स में इट इज इंक्लूडेड इन 1905 देयर इज अ वंदे मातरम, ठीक है. और वंदे मातरम में देखिए उन्होंने बताया था टू प्रोपेगेट रेडिकल मेथड्स एंड रिवोल्यूशनरी टैक्टिक्स इंस्टेड ऑफ सप्लिकेशन. तो नॉर्मली आप देखोगे यहाँ पे सप्लिकेशन जो इट इज रेफरिंग टू द मोडस ऑपरेंडी और द वर्किंग ऑफ द मॉडरेट क्लास. तो मॉडरेट क्लास क्या कर रहे थे, दे वर होल्डिंग पेशेंस, ठीक है. दे वर होल्डिंग पेशेंस, दे वर बिलीविंग, दे वर हैविंग अ काइंड ऑफ बिलीफ इन द ब्रिटिश, जो यहाँ पे आप कह सकते हो ब्रिटिश का जो लॉयल्टी है उस पर उनका भरोसा था कि ब्रिटिश आर एक्चुअली फॉर इंडियन गुड ओनली, ठीक है. लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, ही हैड एडिटेड दिस पैट्रियोटिक जर्नल, जहाँ पे उन्होंने ट्राई किया था टू ब्रिंग अबाउट सर्टेन चेंजेस इन द माइंड्स ऑफ द पीपल, सो दैट पीपल यहाँ पे ब्रिटिशर के ऊपर भरोसा ना करे, एंड सो दैट द, यहाँ पे आप कह सकते हो, सो दैट द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिशर कैन बी रिवील्ड, ठीक है. And for such activities was also prison, उनको 3 times उनको prison किया गया था. He was also imprisoned in the year 1908 in the case of the Alipur bomb case, ठीक है. You should also note that he was arrested twice by the Britishers, ठीक है. Twice उनको arrest किया गया था for sedition and once for conspiring to wage war. 2 years later he fled British India and found refuge in the French colony of Pondicherry. Pondicherry is a very important place which is associated with the life of Shri Aurobindo Ghosh, and he gave up overt political activities. तो बाद में जाके वो सारा जो एक्टिविटीज है वो छोड़ देते हैं, ठीक है. और उसके बाद ही एम्ब्रेसेस द स्पिरिचुअल परस्यूट, ठीक है, सून टू इमर्ज एज वन ऑफ द मोस्ट ओरिजिनल थिंकर्स, फिलोसोफर एंड स्पिरिचुअल मास्टर्स. तो इनके मेमोरी में या इनको ट्रिब्यूट के लिए एक यहाँ पे आप देखोगे एक प्लेस है इन पौंडीचेरी ओनली, और नियर पौंडीचेरी विच इज बेसिकली इन तमिलनाडु. तो इस प्लेस का नाम है ऑरोविल, ठीक है. ऑरोविल में बहुत सारे लोग जाते भी है घूमने के लिए. तो ऑरोविल एंड आश्रम इट्स बेसिकली नेम्ड आफ्टर श्री अरविंदो घोष. इट इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु जस्ट नियर टू पौंडीचेरी only, ठीक है. You should know about Auroville as well.
इसके बाद he met a person called Mira Alfasa in Pondicherry and their spiritual collaboration जो है led to the integral yoga. अब ये जो integral yoga है क्या होता है? It is a yoga of earth transformation. अब ये जो integral yoga इसका aim क्या है? The aim of this yoga is not an escape from life or shunning of the worldly existence. तो जो worldly pleasures है या आप कह सकते हो जो आपका जो materialistic life है, तो it is not about just escaping that particular life, but a radical change in our life even while living amidst it. तो आपका लाइफ को आपको जीते हुए यहाँ पे चेंजेस लाना. तो दिस इज व्हाट इज डेल्ट विद दिस इंटीग्रल योगा. एंड दिस आर सम ऑफ द लिटरेरी वर्क दैट कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. प्लीज गो थ्रू इट कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन कि कौन सा वर्क किसका है. ठीक है. The next article is about NABARD launching an ecotourism project. तो इसी के बारे में हम बात करते हैं. This has been taken from the Arunachal Times. It can be important for police but not for the means. तो you should know that NABARD जो है stands for National Bank for Agriculture and Rural Development. ठीक है. It is headquartered in Mumbai में. So a project for promotion of tribal ecotourism was launched by NABARD's Mumbai-based Chief General Manager Devashish Padhi in Namsai district on Tuesday. ठीक है. तो speaking on the occasion यहाँ पे जो Chief General Manager है of NABARD, so Padhi highlighted the importance of the involvement of women in the project. He basically stressed on the participation of women. He said that he commended the women, especially the self-help group members, for their participation in making the project a success. Okay, and you should know ecotourism जो है, it is basically a form of tourism involving responsible travel to natural areas, conserving the environment and improving the well-being of the local people. But this can be only coming into reality when the women are also participating at par with the male counterpart. Right? He also emphasized the need for standardization of the facilities and rating them for providing accurate information to the tourist. यहाँ पे टूरिस्ट का ताकि आप कह सकते हो एक ease of touristry बना रहे. So this is the reason why he has asked for the standardization. The NABARD's Itanagar का जो regional office है, तो इनका जो general manager है, that is Partho Saha, he has also outlined the various intervention on capacity building. Capacity building is basically the process by which individuals and organizations obtain, improve and retain the skills. तो skill development को ही यहाँ पे capacity building कहा जाता है या capacity development कहा जाता है. Marketing as well, which has been undertaken prior to launching on the tourism project. तो नामसाई के जो DC है, that is R. Khampa, spoke about the enormous potential for tourism in the region around Namsai. ऐसे टॉपिक के बेसिस पर एक प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is again about the state where Arunachal State Information Commissioner is conferred with the Indo-Balinese Achievers Award. ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं. Now this can be important for prelims, not for the mains. This has been taken from the Arunachal Times. तो जो अरुणाचल, as you can see in this picture, अरुणाचल प्रदेश के जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है, that is गुंजुम हैदर. He is the information commissioner, याद रखिएगा. He is not the chief information commissioner. All right. तो ये जो information commissioner है, now he has been awarded with the Indo-Balinese Achievers Award for transparent governance and social contribution. तो basically इनका जो transparency है in his working and also for his accountability. This is the reason why he has been awarded with this particular Indo-Balinese Achievers Award. The award was presented to him during an event which is conducted by the Association for Economic Growth in Bali, Indonesia on 9 December. ठीक है. The office of the Arunachal Pradesh Information Commission जो है said that it is quite proud of Heather on being awarded. इस टॉपिक के बेसिस पर प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, याद रखिएगा. यहाँ पे चीफ पूछा गया है, तो काइंडली आंसर केयरफुली इन द कमेंट सेक्शन. सो दिस आर द क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन द प्रीवियस वीडियो. लेट्स लुक एट द आंसर्स. द आंसर्स आर, तो पहला यहाँ पे बात किया गया था अबाउट द विंटर रेनफॉल इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. यस, इट इज कॉज्ड बाय द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. एंड मेडिसिन फ्रॉम स्काई जो प्रोजेक्ट है, इट वाज जो सेकंड फेज है वो लॉन्च हुआ था इन द केस ऑफ लोअर सुबनसिरी में, लेकिन जो फर्स्ट फेज है इट वाज अ पार्ट ऑफ, इट वाज बेसिकली लॉन्च इस कमिंग में. एंड इफ वी टॉक अबाउट द हाकुतो आर के बारे में, व्हिच इज अ मून मिशन, नाउ इट हैज been taken by a startup from Japan. So for now, that was all from our side for this session. Thank you so much for joining, and we'll meet the next one. Bye bye and take care.